नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं आपको रोज बताती हूं कि वीएनएम टीवी क्यों देखना है। वीएनएम टीवी इसलिए देखना जरूरी होता है कि हम यहां उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं, उन्हीं बातों को आप तक लेकर आते हैं, उन बातों के एक्सपर्ट आप तक लेकर आते हैं ताकि उन मुद्दों को, उन बातों को आप अच्छी तरह समझ सके। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत हार्ड एंड फास्ट हो गई है। हम सब एक स्ट्रेस भरी लाइफ जीने लगे हैं और इसीलिए बीमारियां जो है वो बहुत नजदीक हमारे आती जा रही हैं। अब अमूमन हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह की बीमारियों से पीड़ित होता है और इसीलिए वीएनएम टीवी की हमेशा से कोशिश रहती है कि एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू आप बीमारियों की जानकारी प्राप्त करें। अगर उस तरीके की बीमारी आपको है तो उसका निदान कैसे हो, उसके इलाज कैसे हो सकता है, उन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, ये सब कुछ वीएनएम टीवी आप तक लेकर आता है। और उसी सीरीज में वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल अभी अभी मनाया है और वर्ल्ड टीबी डे भी हमने अभी अभी मनाया है। तो आज एक खास बीमारी पर बात होगी और वो है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो एक ऐसी बीमारी है जो अब लोगों को पहले पहले से ही डराती आई है और कैसे इस बीमारी अगर आपको हो रही है तो पता चलेगा, कैसे निदान होगा, कैसे इसका इलाज होगा, ये सारी बातों पर आज चर्चा होगी। और टीबी के निर्मूलन के लिए सरकार भी प्रयासरत है, लगातार कोशिश हो रही है। इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी और कुछ खास मेहमान, कुछ खास एक्सपर्ट डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर जो मेरे मन में सवाल है, जो सवाल आपके लिए जानना जरूरी है, जिन सवालों के जवाब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो सारे मैं आपके तरफ से एक्सपर्ट्स को पूछूंगी और हम ये जानेंगे कि आखिरकार टीबी को कैसे हम ला इलाज बीमारी के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। मेरे साथ सूरत के कुछ खास डॉक्टर्स जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर पारुल वडगामा है जो सूरत सिविल हॉस्पिटल की एसोसिएट प्रोफेसर और हेड है सिविल हॉस्पिटल की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्ते। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश धमाकूवाला है जो एसोसिएट प्रोफेसर है सिविल हॉस्पिटल में ही। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू मैडम। और हमारे साथ है डॉक्टर समीर गामी जिन्हें वीएनएम टीवी पर और अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप हमेशा देखते रहते हैं, जो शिवम चस्ट क्लिनिक चलाते हैं और कोरोना काल में बहुत ज्यादा हमने इंटरेक्शन उनके साथ की है। डॉक्टर समीर गामी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सब दर्शक को नमस्ते। चलिए, मैं शुरुआत करती हूँ डॉक्टर पारुल वडगामा से। मैम, क्या कहेंगे, टीबी एक ऐसी बीमारी जो अमूमन काफी मरीजों में देखने मिलती है, ये एक्चुअली बीमारी है क्या? टीबी हाँ, एक प्लीज। ऐसी बीमारी है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और जो हवा के द्वारा, हमारा जो एयरबोर्न इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, कि हवा के द्वारा हमारे शरीर में उसके कीटाणु जाते हैं और जब हमारे हमारे बॉडी में हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है तब वो टीबी के जंतु हमारी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी करते हैं। जब वो लंग्स में जाते हैं तो हमें फेफड़े का टीबी होता है और जब वो शरीर के दूसरे भागों में जाते हैं, जैसे लिवर में गए, किडनी में गए, स्किन में गए, हमारे कमर के बोन्स में गए, तो उस टाइप का अलग अलग प्रकार के बोन टीबी या अलग लिवर टीबी या किडनी टीबी, इस टाइप के अलग अलग भागों में अलग अलग टीबी होता है। बट ये सदियों से चली आ रही बीमारी है, लेकिन अब हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 2025 या फिर 30 तक टीबी का एलिमिनेशन हो, टीबी खत्म हो जाए, टीबी बहुत कम हो जाए। तो टीबी बीमारी सालों से है। बिल्कुल, टीबी सालों से चलती आ रही बीमारी है और टीबी के निर्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी योजनाएं गुजरात सरकार, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। डॉक्टर समीर गामी हमारे साथ है जो चेस्ट फिजिशियन है, सूरत के जाने माने। सर, बताइए, ये जो बीमारी है किसको होती है? ये बीमारी ज्यादातर उनको होती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बट ये बीमारी किसी भी पुरुष या महिला को हो सकती है। इस बीमारी का मुख्य एंट्री पॉइंट होता है कि सांस के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े में वो सुषुप्त अवस्था में लंबे टाइम तक रहते हैं और जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो जंतु जीवित होते हैं और फेफड़े का टीबी का, जैसे पारुल ने बोला वैसे, फेफड़े से कई बार वो जंतु शहर के अलग अलग ऑर्गन्स, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं और ऑर्गन्स का भी टीबी होता है। मेन रीजन टीबी होने का लो इम्यूनिटी है। कई बार डायबिटीज वाले मरीजों को टीबी होने की शक्यता ज्यादा रहती है। जो मरीज को कोई कैंसर की दवाई चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, कोई स्टीरॉइड की दवाई चल रही है, मतलब कोई ऐसी दवाई चल रही है जो इम्यूनिटी डाउन करती है, उस सब दवाई की वजह से भी टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है।
जी, तो टीबी किसी को भी हो सकता है और इसलिए इस बीमारी से हमेशा बचना और इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ग्रिनिश भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं सिविल हॉस्पिटल के। सर बताइए, भारत में लगातार टीबी निर्मूलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है। क्या इन आंकड़ों में कमी आई है? कितने मरीज़ भारत में गुजरात में, सूरत में और अलग-अलग शहरों में पाए जाते हैं? अ, भारत में अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका ग्लोबल टीबी का जो एक डेटा आया है 2024 उसके मुताबिक भारत में 28 लाख के करीब टीबी के नए मरीज है, जो पहले के हिसाब से 17% कम है, मतलब 17% कम है जो 2023 के मुकाबले। उसमें से गुजरात के अंदर 1,40,000 के करीब टीबी के मरीज है, और उसमें से भी सूरत के अंदर तकरीबन 6,000 टीबी के मरीज है जो अभी टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं, जो अभी ऑन ट्रीटमेंट है। जी। तो काफ़ी सारे लोग अभी भी भले ही कितनी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में सभी के लिए बीमारी के लक्षणों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर समीर गामी हैं। सर ये बताइए, इस बीमारी के लक्षण क्या है? कैसे एक आम व्यक्ति को पता चल सकता है कि उसे ये बीमारी है या हो रही है? टीबी के जो मेन लक्षण हैं, उसमें सबसे पहले जो कॉमन लक्षण से जैसे कि लो ग्रेड फीवर आना, मतलब बहुत मामूली मात्रा में बुखार रहना, शरीर का गर्म रहना, शाम को इवनिंग राइज फीवर, मतलब शाम को बॉडी में लगे कि ये बुखार चल रहा है ऐसा लगना। उसके अलावा अगर फेफड़े का टीबी है तो खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम निकलता है, कभी-कभी खून निकल सकता है, छाती में भारीपन, सांस लेना। खांसी जब आपकी 2 से 3 हफ्तों से लंबी चलती है, तो वो टीबी की वजह से होने की संभावना रहती है। गवर्नमेंट इज़ रिकमेंडिंग कि 2 हफ्ते से कोई भी खांसी ज़्यादा हो तो उनकी टीबी के लिए जाँच करनी चाहिए। वज़न कम होता है। अगर टीबी फेफड़े के अलावा कोई और ऑर्गन का हो, कोई और अंग का हो, जैसे पेट का टीबी हो, तो बारी-बारी पेट में दर्द होना, डायरिया, दस्त और कब्ज़ी रहना। दिमाग का या ब्रेन का टीबी हो तो खींच आना, कन्वल्जन्स आना, सर दर्द रहना, कोई अनकॉन्शियस हो जाना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन लक्षण बुखार आना, वज़न कम होना, ये 2 चीज़ रहते हैं, और बाकी ऑर्गन के हिसाब से टीबी के लक्षण रहते हैं। जी, तो ये बहुत कॉमन सिम्पटम्स है और कई बार ऐसे सिम्पटम्स को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये तो सामान्य बुखार या ऐसी कोई चीज़ है, तो अगर इस तरीके के सिम्पटम्स हैं और लगातार है तो इग्नोर ना करें। सर डॉक्टर गामी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी निदान कैसे होता है? चलिए ये बीमारी है और इसकी टेस्टिंग कैसे होती है? कैसे पता चलता है? टीबी का जो टेस्टिंग है वो बहुत ही सिंपल है, अभी गवर्नमेंट में भी उतना सिंपल हो चुका है। जैसे फेफड़े का टीबी है तो एक एक्स-रे करना होता है, और जो बलगम निकलता है उसकी टीबी की माइक्रोस्कोपी है, लेकिन स्पुटम माइक्रोस्कोपी करनी होती है, जी। जिसमें टीबी के जंतु दिखते हैं। अगर माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखे कई बार तो सीबी नेट, मतलब हुँ, जीन एक्सपर्ट रिपोर्ट करते हैं, जिससे सचोट एकदम 100% निदान हो सकता है। अगर फेफड़े के अलावा कोई ऑर्गन का है, पेट का है, ब्रेन का है, तो उनका सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें डायग्नोसिस डिफिकल्ट रहता है, उनमें कभी-कभी एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी करके बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द टीबी एक्स-रे और जो हुँ। बलगम की स्पुटम माइक्रोस्कोपी जाँच करते हैं, उसमें उसका निदान हो जाता है। जी, तो निदान काफ़ी आसान है, काफ़ी अवेलेबल है, तो बहुत बड़े टेस्टिंग नहीं है। तो अगर इस तरीके के सिम्पटम्स हैं, तो आप बेशक इसका निदान करवा सकते हैं। डॉक्टर पारुल वडगामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, आप बताइए कि ये जो बीमारी है, उसका क्या इलाज संभव है? कैसे इलाज होता है इसका? मरीज़ को ये निदान होता है कि आपको टीबी है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। जिस तरह से आजकल नई नई दवाओं ढूंढी गई हैं, नई नई दवाओं ट्रीटमेंट में इंक्लूड की गई हैं। अगर हम बात करें कि फेफड़े का टीबी है और अगर उसको सिंपल और सेंसिटिव टाइप का टीबी है, तो डेफिनेटली उसकी 6 to 8 months ट्रीटमेंट से वो अच्छा हो जाता है। दूसरा प्रकार का जो टीबी होता है कि जिसमें रेजिस्टेंट टाइप के कीटाणु होते हैं, यानी जो कीटाणु पे हमारी सिंपल दवाओं की असर नहीं
नहीं करती है, ऐसे जो ट्रीटमेंट रेजिमेंस हैं जिसमें हमें कई बार 9 महीना, 11 महीना, 18 महीना या 24 महीना भी दवा देनी पड़ सकती है। और नई दवा जो मार्केट में अभी आई है कि जिसको बिडाकुलिन बेस्ड रेजिमेंट बोला जाता है या बीपल एम रेजिमेंट बोला जाता है, या कई बार बच्चों के केस में हम उसको डेलेनामाइड बेस्ड रेजिमेंट बोलते हैं। तो ये सारी दवाएं के नई दवाएं आने से टीबी का ट्रीटमेंट में अब इंजेक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, और जो सिंपल टीबी है उसका 6 से 9 महीने में अच्छा हो जाता है। और जो अलग टाइप का टीबी होता है, गंभीर प्रकार का टीबी होता है, वो मोस्टली 11 महीने या 14 महीने, 18 महीने या 24 महीने में अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पहले हम अति गंभीर टीबी के केसेस में हमें सिर्फ 40% रिजल्ट मिलता था, अभी अति गंभीर जो टीबी के केसेस हैं उसमें हमें पीपल एम रेजिमेंट या बिडाकुलिन बेस्ड जो नई दवाई आई है उसको देने से हमें 70% रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहती हूँ कि टीबी की जो दवाई है उसकी भी असरकारकता बढ़ी है, प्लस इंजेक्शंस अब हमें नहीं देने पड़ते हैं, तो इंजेक्शंस की वजह से जो साइड इफेक्ट होती थी वो भी कम हुई है। ये सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गवर्नमेंट में से अगर सारी ट्रीटमेंट करते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर मैं बताऊं कि पीपल एम रेजिमेंट जिसमें नई दवाएं जैसे बिडाकुलिन, डेलेनामाइड यूज होता है, तो ये सारे रेजिमेंट्स की कॉस्ट 16 लाख रुपीस पर पेशेंट है, जो टोटली पेशेंट को फ्री है। तो हम तो दर्शक मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि टीबी के लिए बहुत नई नई दवाएं आ चुकी हैं, और नई दवाओं की जो अवेलेबिलिटी है वो भी है, प्लस वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब ऐसा नहीं है कि नहीं टीबी का अपने ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिंपल टीबी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गंभीर टीबी का भी अवेलेबल है, अति गंभीर टीबी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट अति गंभीर में अभी हमारे रिजल्ट 65 to 70% तक पहुंचे हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो टीबी की बीमारी पहले के ज़माने में काफ़ी डरावनी मानी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार बहुत गंभीर है इस बीमारी के प्रति, यानी निःशुल्क इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में संभव है, तो आप उसका भी ज़रूर लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर प्रणीश के पास चलूँगी। सर ये बताइए, लोग जो हैं वो टीबी के नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ अजीब तरीके की बीमारी है और बहुत लंबी चलती है। तो पेशेंट को आप लोग कैसे समझाते हैं कि ये बीमारी से निजात पाना इतना मुश्किल भी नहीं है? इसके अंदर पहली बात तो वो अपने दिमाग में या किसी भी मरीज को हम ऐसा बताते हैं कि अगर वो रेगुलर दवाइयाँ खाए तो इसके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस या उसको टीबी जड़ से मिटने के जो चांसेस है वो तकरीबन 80% के अराउंड है, जो सामान्य टीबी होता है, जो इसको हम सेंसिटिव टीबी भी बोलते हैं। तो उसमें अगर जो पेशेंट अगर रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, गुड न्यूट्रिशन है उसका, अच्छा प्रोटीन युक्त आहार वो अगर ले रहा है, उसको कोई एडिक्शन नहीं है, या तो एडिक्शन है तो एडिक्शन छोड़ रहा है, तो उसको पूरी 80% लोगों को ये मिटने की चांसेस है। इवन अभी जो नई नई दवाइयाँ जैसे पारुल मैडम ने बताया है, जो भारी वाला टीबी है जिसके ऊपर जो सामान्य टीबी की जो दवाइयाँ असर नहीं करती, उसके लिए भी अभी नई नई दवाइयाँ आई है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है। 80% 90% को भी ये जो टीबी है वो मिटने के चांसेस है। लेकिन पेशेंट को उसके लिए दवाइयाँ है वो रेगुलर लेनी पड़ेगी, और अपने जो डॉक्टर है उनके मुताबिक उनको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। हम बहुत टाइम पे ऐसा देखते हैं कि पेशेंट को 2 महीने ट्रीटमेंट के बाद वो बोलता है कि चलो अभी मुझे अच्छा है तो मैं गोलियां नहीं खा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट पूरी करनी है, और उसके साथ अच्छा खुराक लेना है, अच्छा आहार लेना है, एडिक्शन जो भी है, शराब पीना हो, स्मोकिंग हो, उससे दूर रहना है, और अच्छी जगह पे अच्छा खाना, प्योर अच्छा न्यूट्रिशन, और जो दवाइयाँ है वो तो ऑलरेडी क्वालिटी वाली दवाइयाँ है, और उससे अच्छे होने की जो चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं। तो डरने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि बीमारी जो है वक़्त लेती है। डॉक्टर गामी के पास चलूँगी। सर, आपके पास ज़रूर पेशेंट आते होंगे और ये जब लंबी बीमारी है, 5-6 महीना साल भर भी लग सकता है। ऐसे में पेशेंट जो है क्या रेगुलर इसकी कोई टेस्टिंग होती है? कैसे पता चलता है कि आप टीबी से क्योर हो रहे हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को सिम्पटम्स से फ्री मिलता है, मतलब पेशेंट का बुखार जो आ रहा था लंबे टाइम से, वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। पेशेंट का जो कफिंग मतलब जो बलगम आना है, जो खांसी आना है, वो कम हो जाता है। और 4 से 8 हफ्ते बाद, मतलब जब 2 महीने की दवा जाए तो उसका वापिस से स्पुटम माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, उनका एक्स-रे करवाते हैं।
हर 2 या 3 महीने पे उनका एक्स-रे एंड स्पुटम होता है। उससे पता चलता है कि पेशेंट कितना ठीक हो रहा है और वो कब कंप्लीटली ठीक हो गया। अलग-अलग टीबी की बीमारी में 6 से 9 महीना दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। भारी टीबी में जैसे पारुल ने बोला वैसे 18 से 24 महीने की भी दवाई होती है, बट उनका रेगुलर टेस्टिंग जो डायग्नोसिस के टाइम किया है, वैसा ही टेस्टिंग हर 2 या 3 महीने पे करते हैं और उनका डिसीज़ मॉनिटरिंग करते हैं, वह ठीक नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, उनको कोई और बीमारी है, कोई ड्रग रेजिस्टेंस टीबी मतलब जो रेगुलर दवाई से असर नहीं करता ऐसा टीबी है, वो भी अपने को टेस्टिंग से पता मालूम चलता है और उसके हिसाब से उनकी मेडिसिन्स वगैरह चेंज कर दें। तो मेनली सिम्पटम्स उनके कम हो जाते हैं और एक्स-रे और स्पुटम माइक्रोस्कोपी से उनके डिजीज़ का हम ट्रैक रख सकते हैं। जी, बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार दवाई तो लेते ही जाना है, जैसे डॉक्टर ग्रीनिश ने बताया, जैसे डॉक्टर गामी ने बताया, अलग-अलग टेस्ट हैं, वो भी करवाते जाने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप इस बीमारी से दूर जा रहे हैं। डॉक्टर पारुल हमारे साथ है, मैम आप सिविल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और सरकार क्या इस बीमारी से लड़ने के पैसे देती है? निक्षय नामक योजना भी आप लोग चलाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। मैम आपका जी, फ्रेम वर्टिकल हो गया है, गवर्नमेंट हॉरिज़ॉन्टल कर लीजिए। गवर्नमेंट एक्चुअली फिर से बोलिए, हाँ, पूरा। गवर्नमेंट एक्चुअली हर पेशेंट को हर महीने पहले 500 रुपए देती थी, बट अब 1000 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पेशेंट के अकाउंट में पैसे जाते हैं। स्पेशली उनको अच्छा खाना खा सकते हैं, प्रोटीन युक्त खुराक खाने के लिए, और उनका साथ साथ में हर चीजें न्यूट्रिशन उनका मेंटेन रहे, इसके लिए गवर्नमेंट उनको हर महीने 1000 रुपीज दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारी एक योजना चालू की है, निक्षय पोषण योजना के अलावा टीबी पेशेंट को किस तरह से हम ज्यादा अडॉप्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग एनजीओ से बात करके, अलग अलग समाज के मुखियों से बात करके, सरपंच से बात करके, ये जो पेशेंट्स हैं इनको हम हर महीने जब तक इनका ट्रीटमेंट चले तब तक हाई प्रोटीन किट की जो किट होती है डाइट बना के उनको हर महीने देते रहें। वो एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है जिसको बोलते हैं एडॉप्शन ऑफ टीबी पेशेंट। तो गवर्नमेंट खुद तो 1000 रुपए हर महीने पूरी ट्रीटमेंट के लिए दे रही है जब तक ट्रीटमेंट चलेगी। इसके अलावा इस तरह से एडॉप्शन ऑफ टीबी पेशेंट को भी एनकरेज कर रही है। तो ओवरऑल हर सिटी में काफी सारे टीबी पेशेंट्स अडॉप्ट होने वाले हैं और अभी हो चुके हैं, काफी सारे पेशेंट हो भी चुके हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लायंस के रोटरी के साथ ये अपना एक एमओयू भी किया हुआ है और काफी सारी एनजीओज के साथ एमओयू कर रहे हैं वो लोग, कि जिस तरह से वो धीरे धीरे पेशेंट को अडॉप्ट करेंगे। तो हर सिटी में इस तरह से काफी सारे लोगों ने अडॉप्शन भी किया है। जी, बिल्कुल, तो इस तरीके की योजनाएँ सरकार चला रही हैं और इसी की वजह से टीबी के जो मरीज़ हैं वो घट रहे हैं। डॉक्टर गामी, एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है कि सरकारी अस्पतालों को लेकर कभी-कभी हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस बीमारी का इलाज संभव है? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बीमारी का इलाज संभव है। जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट की मेडिसिन आती है वो ऑलमोस्ट इक्वल क्वालिटी की होती है। द ओनली इश्यू इज गवर्नमेंट में टेस्टिंग के लिए जो भी टेस्ट करना है और जो मेडिसिन देनी है वो टोटली फ्री मिलती है, जबकि प्राइवेट में पेशेंट हैज टू पे। तो ट्रीटमेंट दोनों जगह पे सेम रहती है, बट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फंडिंग की वजह से ये टोटली ट्रीटमेंट सेंसिटिव टीबी का, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का और टेस्टिंग सब फ्री होते हैं, जबकि प्राइवेट में वही टेस्टिंग के लिए, दवा के लिए पेशेंट को मनी पे करना पड़ता है। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपका इलाज कराएँ, प्राइवेट में भी करा सकते हैं, लेकिन जब सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएँ दी है, तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। चलिए इस पूरी चर्चा को कंक्लूड डॉक्टर गणेश के साथ करेंगे। सर, क्या कहेंगे टीबी के मरीज़ों के लिए? कई बार लोग डर जाते हैं, हार जाते हैं कि बहुत लंबी बीमारी है, अब मेरा क्या होगा? उनका पेशेंस जो है वो कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाता है। फैमिली वाले जो होते हैं, वो कई बार अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक खाँसी भी आती है, तो दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी टीबी हो जाएगा। क्या मैसेज देंगे सोसाइटी को टीबी की बीमारी के लिए और टीबी के मरीजों के साथ अच्छे से पेश आने के लिए? पहली चीज कि ये जो टीबी है उसको स्टिग्मा, या जो हम बोलते हैं कि उसको अछूत की तरह लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो टीबी का मरीज है, इससे दूर रहिए, हमें भी हो जाएगा। अगर आप वो मरीज से 3 फुट की दूरी पे है, या वो मरीज ने मास्क पहना हुआ है, और जो टीबी होता है उसमें अगर जो फेफड़ों में टीबी होता है वही इन्फेक्शियस होता है,
बहुत टाइम जो टीबी होता है वो फेफड़ों के बाहर भी होता है। तो फेफड़ों के बाहर का जो टीबी है, मतलब पेट में हो गया, दिमाग में हो गया, हड्डियों में हो गया, तो वो किसी और को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। और जो फेफड़ों का भी टीबी है, उसको डायरेक्टली ऐसे बोलने से स्प्रेड नहीं होगा। वो खांसी करेगा, या आप उसके साथ 3 फुट के अंदर की अगर डिस्टेंस पे है तो होने के चांसेस है। लेकिन इसके अलावा अगर उसने, जो टीबी का मरीज है, वो पूरी तरीके से प्रिकॉशन ले रहा है, वो अगर मुंह पे उसने मास्क बांधा हुआ है, खांसी करते समय उसने मुंह ढका हुआ है रुमाल से, तो उससे वो स्प्रेड होने के चांसेस कम है, या तो ना के बराबर है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर जिसको हो गया तो अभी अपने पास अच्छी दवाइयाँ रेगुलरली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि 80% जो 80% लोग हैं वो इससे पूरी तरीके से दवाई से ठीक हो जाते हैं। तीसरी चीज, अभी तो गवर्नमेंट के पास, अगर मान लो घर में किसी को टीबी है और उसके जो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट है, मतलब घर के जो आजू बाजू के सदस्य है, जिनको अगर इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए भी अभी तो दवाइयाँ अवेलेबल है। तो उनको आगे जाके टीबी होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो मेरा आपके जो दर्शकों से एक ही बात कहना है कि टीबी को एक बीमारी की तरह ही मानना है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि मान लो कि वो इसको कभी भी टीबी मिटेगा नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीबी मिटने के चांसेस है, और अगर अच्छी तरीके से दवाइयाँ लोगे, पूरे कोर्स करोगे और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से कोर्स के साथ जो भी जो डॉक्टर की अ, सलाह है कि अच्छा प्रोटीन वाला जो आहार है, वो अगर आप लोगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और कुछ भी हो, कभी भी हो, ये दवाई का इलाज, ट्रीटमेंट, हर एक चीज गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि चलो मेरे पास पैसे नहीं है तो अब मैं क्या करूं। आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी टीबी का इलाज करवा सकते हो गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी, बिल्कुल। तो टीबी बीमारी तो सदियों से चली आ रही है। वैसे अब बहुत नई-नई बीमारियाँ हैं, लेकिन ये वाली बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योरेबल है और बस यही है, थोड़ा पेशेंस लेवल चाहिए क्योंकि लंबी चलने वाली बीमारी है और दवाइयाँ लेते रहना है, आपका टेस्टिंग करवाते रहना है, तो आप कुछ ही महीनों में इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए टीबी के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हम उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। टीबी की बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमारे आस-पास बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में उन तक ये जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफ़ोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।